तो जैसे कि अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, अगले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक की तरफ। तो जो कि है हमारा कोडिंग एंड टेस्टिंग। तो कोडिंग एंड टेस्टिंग में पहले जान लेते हैं कि कोडिंग क्या होता है। तो कोडिंग कोडिंग मतलब क्या होता है, ये डिज़ाइनिंग होता है, ये भी डिज़ाइनिंग होता है। क्या जिसका डिज़ाइनिंग होता है, जिसको हम जिसमें हम कोड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के लिए, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर बनता है। ओके। तो फिर जैसे कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर पर रन करने वाला है, तो फिर हम इसमें ईंट पत्थर सीमेंट तो लगाएंगे नहीं। तो हम इसमें यूज़ करते हैं कोड्स का। ओके। मतलब जो भी प्रोग्रामिंग कोड रहेगा, जो भी वैलिड कोड इसको रन करने के लिए, अगर अगर किसी को जैसे कि प्रोग्रामिंग का नॉलेज होगा, तो जैसे कि उन लोग को मालूम हो सकता है कि जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, वो प्रोग्राम के थ्रू एक आउटपुट आता है। वो सर्टेन आउटपुट से हम जैसे कि कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। मतलब जो भी हमें जनरेट करना रहेगा, उसके हिसाब से हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तो वो प्रोग्रामिंग के रिलेटेड वो सर्टेन आउटपुट देगा। तो फिर जैसे कि अभी जो भी हमारा विंडो है, जो भी विंडो पैनल पर मैं सर्टेन जैसे कि सर्टेन आउटपुट डेवलप करना चाहता हूँ। अब जैसे कि इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ वेब डेवलपमेंट का। एक वेब पेज है, ओके। वेब पेज है, तो फिर एक एक सर्टेन वेब पेज में डेवलप करना चाहता हूँ बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू मैं एक सर्टेन वेब पेज को डेवलप करना चाहता हूँ। तो फिर जैसे कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मैं HTML यूज़ करूँगा। फिर बाद में इसमें जैसे कि स्टाइल यूज़ करने के लिए मैं CSS यूज़ करूँगा। फिर इसमें थोड़ा सा जैसे कि इसका प्रोसेसिंग के लिए मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा, फिर जावा यूज़ करूँगा। तो इसका डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए मैं पाइथन यूज़ करूँगा, SQL यूज़ करूँगा। तो जैसे कि काफ़ी सारे जैसे कि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, काफ़ी सारे इसमें सॉफ्टवेयर से जैसे कि एम्बेडेड होके, इंटरलिंक होके एक सर्टेन पेज डेवलपमेंट करने के लिए मेरे को हेल्प हो रहा है। तो फिर जैसे कि उसके पीछे भी जैसे काफ़ी सारे कोडिंग कॉन्सेप्ट्स होता है, जो कि जो कि हमें हेल्प करता है एक सर्टेन कोड को डेवलप करने के लिए, जिसकी मदद से हम अपना सर्टेन आउटपुट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हो गए। तो फिर जैसे कि कोडिंग के कुछ स्टैंडर्ड है कि हम ऐसे कोडिंग के कौन से ऐसे स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, तो हमें प्रॉपर जैसे कि जो भी हमारा प्रॉपर आउटपुट रहेगा, प्रॉपर सॉफ्टवेयर रहेगा, उसको हम डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे कि उसमें आता है जैसे कि पहला स्टैंडर्ड हो गया, जैसे कि हमारे पास लेस यूज़ ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। तो फिर जो भी हम उसमें ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा, सॉफ्टवेयर को जैसे कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम जैसे कि उसमें ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करते हैं। सपोज ये कुछ ऐसा हो गया। तो फिर जो भी वेरिएबल हम इसमें यूज़ करते हैं, वो इसके लिए जैसे कि कॉमन रहेगा। अगर मैं इसके लिए सेपरेट यूज़ करूँगा, इसके लिए सेपरेट यूज़ करूँगा, तो जैसे कि उसकी वजह से इसका एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो फिर हम ये तो चाहेंगे नहीं कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो। तो जैसे कि उसको मेंटेन रखने के लिए हम उसमें जो भी ग्लोबल वेरिएबल रहेगा, ग्लोबल वेरिएबल को काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ करेंगे। मतलब सिर्फ जो भी उसके मोस्ट मॉडल्स रहेंगे, वो मोस्ट मॉडल्स के लिए एक कॉमन बस यूज़ करूँगा, ताकि हमारा एफिशिएंसी उसमें हमारे सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद आ जाते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग पर। तो फिर जो भी उसका एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है, एक्सेप्शन मतलब अभी सपोज मैंने एक वेबसाइट क्रिएट किया, तो वो वेबसाइट को फॉलोड बाय मतलब प्रॉपर उसको फंक्शनिंग के लिए वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहा है। अगर वो बीच में क्रैश हो जा रहा है किसी इनपुट वैल्यू के ना होने पर, ओके, ये नेगेशन इनपुट वैल्यू के ना होने पर, जैसे कि अगर मेरा सॉफ्टवेयर अगर बीच में क्रैश हो जा रहा है, तो अगर क्रैश ना हो, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस क्या करता है, ये मैनेज करता है अगर कोई सॉफ्टवेयर बीच में क्रैश हो जाता है, या फिर कोई रनिंग रनिंग प्रोसेस को बीच में रोक रहा होता है, तो उसको जैसे कि हैंडल करता है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। ओके। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारा नेमिंग कन्वेंशन फॉर ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड कंटेंट वेरिएबल। तो फिर जैसे कि ये कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल। तो जैसे कि ये सारे वेरिएबल्स है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है। तो ये सब को हम कन्वेंशनली नेम करेंगे। मतलब इसको एक डिफरेंट नेम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको डिफरेंट नेम से, मतलब इसके पैटर्न्स चेंज करेंगे। इसके लिए जैसे कि मैं दूसरा स्मॉल, इसके लिए कैपिटल यूज़ करूँगा, इसके लिए स्मॉल यूज़ करूँगा, इसके लिए कुछ ऐसे कैमल स्नेक जैसे कि जो भी मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स के थ्रू जो भी हमारा रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन बदल जाता है। ओके। फिर आते हैं अपने अगले स्टैंडर्ड की तरफ, जो कि होता है हमारा यूज़ ऑफ कमेंट। तो जो भी हमारा कोड रहेगा, कोड के बीच में हम जैसे कि एक पर्टिकुलर कोड का क्या क्या काम है उस सॉफ्टवेयर में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइड में उसको वो कमेंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि जो भी हमारा कोड है, वो अगर अगर कोई दूसरा इंजीनियर भी उसे ओपन करे, तो उसको प्रॉपरली समझ सके। तो उसको प्रॉपरली समझने के लिए हम उसमें कमेंट्स यूज़ करेंगे, ताकि उसको और भी ज़्यादा एफिशिएंट और प्रॉपर वे में समझा जा सके। उसके लिए हम कमेंट्स यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं A particular module should not contain maximum 1 to 20 लाइन्स ऑफ कोड्स। ओके। तो फिर यहाँ पर दिया है जैसे कि अभी सपोज एक ही
एक ही सुपर मॉड्यूल को वर्क करने के लिए मैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर इसमें एक मॉड्यूल्स में 1 से लेकर 20 लाइन्स ऑफ कोड से ज़्यादा कोड्स ना हो, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। क्योंकि जबकि अगर इसमें मैं एक से अगर सपोज मैं 50 या फिर 100 या फिर कुछ 1000 लाइन का कोड में एक ही मॉड्यूल में यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर इसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बना देगा। एक मॉड्यूल को एक मॉड्यूल को रन होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, और एक में जैसे कि अभी सपोज 5 लाइन्स ऑफ कोड है, तो इसको रन होने के लिए कम टाइम लगेगा। तो इसकी वजह से भी हमारा एफिशिएंसी के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। तो हम प्रॉपरली मेंटेन करेंगे हर मॉड्यूल के बीच में नंबर ऑफ लेंथ ऑफ कोड्स, और ये ट्राई करेंगे कि जो भी मॉड्यूल्स है उसमें कम से कम कोड यूज़ हो। तो ये थे कुछ कोडिंग के स्टैंडर्ड जो कि हम कोडिंग में यूज़ करते हैं, उसको डिप्लॉय करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए अपने कोड में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।